आगे जी सभी लोग। अभिषेक कैमरा ऑन करो। अभिषेक चलिए भाइयों कुछ पढ़ लें हम लोग। टेस्ट आपका कब है? कल है? कल ही है ना? यस सर। टेस्ट पेपर तो सेट हो गया, बस अपलोड नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, अपलोड हो जाएगा, वो तो 5 मिनट का काम है। तो देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक नया चैप्टर। और ये आपके लिए नया यूनिट होगा। जो बच्चे मेरे से पहले भी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़े हैं वो तो जान ही रहे हैं कैसे यहाँ कंसेप्चुअली बात चलेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा। देखिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी अभी के ट्रेंड में फिर से आगे आ रहा है। ठीक है, एक जमाना हो गया था कि ह्यूमन फिजियोलॉजी से 4-5 क्वेश्चन ही आ रहे थे मात्र। हाँ, ऐसा हो गया था 2014-15 के आसपास। ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, 5-6 बस, मैक्सिमम 6 आते थे। लेकिन अब धीरे धीरे इसका ट्रेंड बढ़ रहा है फिर से। और एक जमाना में करता था बहुत पहले, जब प्लांट फिजियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी से सबसे अधिक क्वेश्चन आता था। तो वो तो एक बहुत पुराना जमाना था, वो सब बात है 2007-8 की। उसके बाद फिर ट्रेंड घट गया था धीरे धीरे दोनों ही फिजियोलॉजी का। लेकिन फिर से दोनों फिजियोलॉजी ट्रेंड में आ गया। अब लगभग 8-9 क्वेश्चन आने लगे हैं दोनों से। और ये 8-9 क्वेश्चन मैंने रखता है। तो इसी में आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो क्या आपके एनसीईआरटी में जो सीक्वेंस दिया उस सीक्वेंस से हम नहीं चलेंगे। मुझे जो सीक्वेंस सही लगेगा मैं उस हिसाब से चलूंगा। ठीक है, तो आज हम इसमें पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एनसीईआरटी में, अगर इसका नाम अगर आप देखेगा, मैं तो इसको नर्वस सिस्टम बोलूंगा। नर्वस सिस्टम। लेकिन एनसीईआरटी में इसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये हर्ष नहीं आया, ये आने वाला था ना अभी। चलिए, वेट नहीं कर सकते हैं, समय पे नहीं आए तो मैं तो स्टार्ट रहूंगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी में इसका नाम क्या दिया है? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस वर्ड को पकड़िए, एक वर्ड है न्यूरल कंट्रोल और एक वर्ड है कोऑर्डिनेशन। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको हम एक बात बताना चाहिए। मैं तो इस चैप्टर को क्या बोलूंगा, मैंने पहले बोला कि हम इस चैप्टर को क्या बोलेंगे? नर्वस सिस्टम। ठीक है, हम लोग बोलेंगे इसको नर्वस सिस्टम। अब बात यह है कि एनसीईआरटी ने इसको ऐसा क्यों लिखा, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसका अगला चैप्टर है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसको हम बोलेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। जिसको हम क्या बोलने वाले हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। और वो ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उससे अकेले 4 क्वेश्चन आता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का ऐसा चैप्टर है एंडोक्राइन जिससे अकेले 4 क्वेश्चन आता है, सबसे वेटेज वाला है। और जिसका मैंने पहले भी बोला, जिसका नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम स्ट्रांग होगा वो रिप्रोडक्शन को, चैप्टर को कंसेप्चुअल वाइज फील कर पाएगा। अदरवाइज वो फालतू में रटता रहेगा कि एफएसएस बढ़ गया तो ये होगा, घट गया तो ये होगा, फलाना ढिकाना। आप समझिए चीजों को। हम आपको बताने वाले हैं नर्वस सिस्टम पहले, तब बताएंगे केमिकल मतलब एंडोक्राइन सिस्टम। लेकिन कुल मिला के ये दोनों ही सिस्टम आपके पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। मैं आपको एक वर्ड बताना चाहूंगा बच्चे, जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। सुनते चले हमारी पूरी कहानी को। कुछ नहीं लिखना है, जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ऐड करना होगा मैं ग्रुप में भेजूंगा। कुछ नहीं लिखना है, किसी को नहीं। पेन रख दीजिए, केवल मुझे सुनिए, मुझे सुनिए बस गौर से। इसी चीज का देखिए लेट आ रहा है, क्या ही बोलूं मैं। इतना दिन काला पानी का सजा काटा है फिर भी यह हाल है। कितना दिन ये काला पानी का सजा काटा है? 1 सप्ताह काटा। क्या जी हर्ष, अभी भी तुम नहीं सुधरे हो? लेट ही आओगे? अभी आया नहीं है, आ गया। क्या जी हर्ष, अभी भी तुम नहीं सुधरे हो? लेट ही आओगे? किधर गया हर्ष? नो नो तो सर, वो म्यूट हो गया था आपको टेलीग्राम, तो पता ही नहीं चला। फिर ये गलत बात है। तुम्हारी गलती की वजह से ही तुमको इतने दिन काला पानी का सजा काटना पड़ा है। फिर गलती करोगे फिर काला पानी का सजा काटोगे 1 सप्ताह। और तुमसे सब लोग यहाँ सीख सबक ले लिया है, तुम ही नहीं सुधर रहे हो।
हाँ, तो हम बात कर रहे थे नर्वस सिस्टम। तो मैं ये बोल रहा था कि देखिए, अगर आप नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो भाई यार इससे एक क्वेश्चन आता है, लो लो खुश, इससे एक क्वेश्चन आता है मत, कभी कभी दो आ जाता है, मूड हुआ तो दो आ जाएगा, नहीं तो एक या दो बस, ठीक है। अब भाई एक या दो क्वेश्चन आता है इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको पढ़ेंगे नहीं, आप समझिए इसको पढ़ना जरूरी क्यों है, ये समझिए इसको पढ़ना जरूरी क्यों है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, पहले एक अलग से टॉपिक हुआ करता था, इसका नाम था सेंसरी ऑर्गेन। क्या नाम था? सेंसरी ऑर्गेन। और इसमें पहले आपका 3 पार्ट था, ध्यान से सुनिएगा। एक था नोज, एक था ईयर, और एक था आई। नोज आपके सिलेबस से परमानेंटली हटा दिया गया है, टंग भी था पहले तो सिलेबस में डिटेल में, वो भी हट गया है। आपके सिलेबस में ईयर और आई है। इस ईयर और आई को मतलब सेंसरी ऑर्गन को नर्वस सिस्टम का ही पार्ट आप इंक्लूड करें, और इससे एक क्वेश्चन आता है। और इससे अगर एक क्वेश्चन आ गया तो बाकी इस पूरे नर्वस सिस्टम पार्ट वाले से एक, दोनों मिला के मैं 2 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हम पहले नर्वस सिस्टम को फिनिश करेंगे एंड देन उसके लास्ट में आई और ईयर पढ़ेंगे। एक्चुअली आई ईयर नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, आपके एनसीईआरटी में भी इसी में दे रखा है, लेकिन पहले अलग से एक चैप्टर था सेंसरी ऑर्गन, उसमें 4 चीजें थी, नोज टंग आई ईयर। नोज टंग काफी पहले हट चुका है, टंग का थोड़ा बहुत पार्ट हम लोग डायरेक्ट सेक्शन में बता भी देते हैं, बाकी डिटेल में था पहले नोज टंग स्किन, हाँ स्किन भी था, आई ईयर, ये 5 चीज था। तो अब हटा हटा के बस बचा है आई और ईयर, जो बचा है वही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली बात क्या, सुनिए ये चैप्टर क्या सिखाता है आपको। मैं बोल रहा हूँ कि आपको मैं एक वर्ड बता रहा था, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस, इस वर्ड का पहले मतलब समझिए। यहाँ पे होम्यो समझ रहे हैं, इस होम्यो का मतलब होता है सेम, और यहाँ स्टेसिस समझ रहे हैं, स्टेसिस का मतलब क्या होता है? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? मतलब कोई एक कंडीशन जो कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस कंडीशन, ठीक है। अब मैं आपसे कंटिन्यूअस कंडीशन या सिचुएशन जो भी है, ऐसा बस देसी वर्जन में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वर्ड को पकड़िए, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी की जान है, ये वर्ड ह्यूमन फिजियोलॉजी की जान है। पूरे चैप्टर में, हर चैप्टर में कुल मिला के खेला यही होगा, होम्योस्टेसिस। समझे क्या है एक्चुअली क्या है? आपके बॉडी में जो भी बॉडी के अंदर का कंडीशन है, सिचुएशन है, इन्वायरमेंट है, उसको एक स्टैटिक कंडीशन में मेंटेन करने की टेंडेंसी, मेंटेन करने की प्रॉपर्टी, मेंटेन करने की मैकेनिज्म, मेंटेन करने की प्रोसेसेस, उसी का नाम है होम्योस्टेसिस। मतलब एक ही जैसा बॉडी का सेम, मतलब एक ही जैसा एनवायरमेंट रहे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपके बॉडी का किसी भी कोने में, आपके बॉडी में अगर पीएच एक्स से वाई रेंज में है, तो वो वही रेंज में रहे, यही आपका बॉडी चाहता है। हाँ जी बच्चे, आपका बॉडी यही चाहता है कि अगर पीएच इस रेंज में तो ये रेंज में रहे। अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर जेड है तो आपके बॉडी का टेम्परेचर यही रहे, आपका बॉडी यही चाहता है। अगर आपके बॉडी का कोई और ऐसा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कोई पर्टिकुलर वैल्यू में है, तो वो चाहता है कि आपके बॉडी की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एक रेंज में मेंटेन रहे। देखिए मैंने बात करी है रेंज की, रेंज का मिनिमा भी होता है और रेंज का मैक्सिमा भी होता है, और इस बीच में कई सारे वैल्यू आते हैं इंटरमीडिएट। जैसे पीएच, सपोज कीजिए मैंने कहा एसिडिक पीएच, तो 2 से 3, तो 2 से 3 के बीच में कई डिजिट आते हैं, 2.1, 2.2, ऐसे फाइनली 3। तो जहां पर भी आपके बॉडी में जिस भी ऑर्गन में जो भी वहां का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है, आपका बॉडी चाहता है कि वो उसी कंडीशन पर है, बिगड़े नहीं। आपका बॉडी तो यही चाहता है, लेकिन नेचर उसको उस कंडीशन में रहने देना नहीं चाहती है। नेचर ना जीने देती है ना मरने देती है। अगर आपको जीना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आपका बॉडी चाहता है कि एनवायरमेंट नहीं बदले, तो आपके बॉडी को काम करना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन नेचर बिगाड़ना चाहेगी उस होम्योस्टेसिस को। आपके बॉडी के अंदर जो भी एनवायरमेंट है, इंटरनल एनवायरमेंट, वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस हो रहा है कहीं ना कहीं, और वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करने के बाद चेंज होने की टेंडेंसी रखता है। मतलब होम्योस्टेसिस नहीं मेंटेन हो पाता है, लेकिन आप चाहते हो कि मेंटेन करना है, तो दम लगाइए इसके लिए। और उसके लिए कई सारे काम आपको करनी पड़ेगी, कई सारे काम। आपके बॉडी को टेम्परेचर जबरदस्ती मेंटेन करना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। पीएच भी आपको ही मेंटेन करना पड़ेगा,
और जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है, आपके बॉडी के हर ऑर्गन में अलग अलग टाइप का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है, इंटरनल एनवायरनमेंट। उस इंटरनल एनवायरनमेंट को एक कांस्टेंट रेंज में मेंटेन करने की टेंडेंसी, प्रॉपर्टी और प्रोसेसेस जो भी है उसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। कितने लोगों को समझ में आ गया व्हाट इज होम्योस्टेसिस? जल्दी बोलिए। होम्योस्टेसिस अब समझिएगा। मैं कहता हूं कि एक बहुत बड़ा सिस्टम है भारत, बहुत बड़ा सिस्टम है ना। भारत को पूरा कंट्रोल करने के लिए एक सर्वोपरि पोस्ट है जिसका नाम है महामहिम राष्ट्रपति, है ना। फिर उसके नीचे आएंगे आप तो कई सारे इक्वल पोस्ट आ जाते हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सब लगभग लगभग एक ही जैसे पोस्ट में आ जाते हैं, इक्वल। लेकिन सबसे प्रधान कौन है, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? देश का महामहिम प्रधानमंत्री, सॉरी राष्ट्रपति। तो वो पूरे देश को कंट्रोल कर रहे हैं, उनके नजरों में सब कुछ है, उनकी नजरों में सब कुछ है भाई। हाँ, उनकी नजरों में आपके गांव का एक मुखिया और वार्ड सदस्य भी है। अभी बिहार में पंचायत चुनाव होगा ना, तो इसका भी एक कागजात उनके ऑफिस में जाएगा कि बिहार में पंचायत चुनाव होने वाला है, या फिर चुनाव हो गया, या फिर ये उम्मीदवार वहां के ये बन गए। ऑनलाइन जाए कि ऑफलाइन जाए, जैसे भी जाए, एक डाटा उनके ऑफिस जाएगा। एनी हाउ एटलीस्ट एक इंफॉर्मेशन तो पहुंचेगा ही उनके ऑफिस। उनकी नजरों में सब कुछ है, ये देश उनके अंडर है, और वहां पे सोच समझ के उनको वहां बैठाया गया, क्योंकि उनके पास एबिलिटी है कि उस देश को इस हालत में मेंटेन करके रखे। आज ये देश जिस भी कंडीशन में है, हम चाहते हैं देश इसी कंडीशन में रहे, लेकिन जब इस देश के लोग आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब आपका एक बॉडी का ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और ये देश जब दूसरे देश के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब आप किसी दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो एनवायरमेंट तो बिगड़नी चाहेगी, बिगड़ ही जाती है। कहते नहीं है कि जब दो दोस्त एक साथ रहते हैं तो रिलेशन खराब हो ही जाता है, कहते हैं ना, क्योंकि वहां इंटरेक्शन हो रहा है ना। लेकिन फिर भी चाहते हो कि नहीं, आपस में कुछ बिगड़े नहीं, सब कुछ ठीक रहे। इसीलिए तो बनाया है महामहिम राष्ट्रपति को, एक पोस्ट दिया है कि अगर हम लोग आपस में लड़ बैठे या कोई बाहर वाला हमारे साथ लड़ बैठे, तो वो एक नियम के तहत हम सभी को कंट्रोल कर रहे हैं, और हम जैसे हैं वैसे ही बने रहे। कितनों को समझ में आया मैं एग्जांपल कहां से को रिलेट कर रहा हूँ? कि बहुत बड़ा सिस्टम है देश, बहुत बड़ा सिस्टम है, लेकिन इसको एक ऐसा हेड है जो कंट्रोल कर रहा है, वो है भारत के राष्ट्रपति महामहिम, जो भी है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन पोस्ट तो स्टैटिक है ना। और वो क्या करता है, पूरे देश को कंट्रोल करता है। हाँ भाई, आप टीचर हो, आप पढ़ाओ, बाकी चीजों मत घुसो। हाँ भाई, आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ो, ज्यादा इधर उधर मत करो। हाँ भाई, आप बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस करो, ज्यादा तामझाम मत करो इधर उधर। गुंडा हो, चलो अंदर जाओ। तो ये उनका काम है, वो कंट्रोल कर रहे हैं, उनको सब पूरे देश का ज्ञान है। ऐसे ही आपके बॉडी का महामहिम कौन है? नर्वस सिस्टम। आपके बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है फिजियोलॉजी के नाम पर, सब कुछ पता है नर्वस सिस्टम को, सब कुछ पता है। चाहे वो डाइजेशन हो रहा हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो रहा हो, चाहे वो सर्कुलेशन हो रहा हो, चाहे वो ब्रीदिंग हो रहा हो, चाहे वो स्केलेटल सिस्टम में कोई भी चीज का ग्रोथ हो रहा हो, अरे कुछ भी हो रहा हो, सब कुछ पता है नर्वस सिस्टम को। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, बिहार में पंचायत चुनाव है, क्या है, नहीं, सब कुछ पता है महामहिम को, सब कुछ पता है क्या चल रहा है देश में, सब कुछ पता है। कुछ बिगड़ेगा तो कंट्रोल भी कर लेंगे। ऐसा ही नर्वस सिस्टम है, आपकी बॉडी में जो कुछ भी फिजियोलॉजी के नाम पर चल रहा है, सब कुछ पता है नर्वस सिस्टम को। जब बिगड़ेगा तो वो कंट्रोल कर लेगा। मतलब नर्वस सिस्टम चाहता है होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर लेना। अब आपके मन में एक बहुत बड़ा डाउट आ रहा होगा, आ ही रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो अब आएगा। सर, किसी दिन महामहिम कोई गलती काम किए तो? आ रहा होगा डाउट। सर वो तो ठीक है, महामहिम पूरे देश को कंट्रोल कर रहे हैं, किसी दिन उन्हीं के मन में खोट आ गया तो? वही हैवान बन बैठे तो क्या होगा? आ रहा है ना डाउट? आ ही रहा होगा अब तो, कि सर अगर किसी दिन नर्वस सिस्टम ही खराब होने लग गया, उसको कौन कंट्रोल करेगा, उसको कौन रेगुलेट करेगा? सर उसको भी तो लिमिट में चलना है। तो देखिए, जो बड़े लोग होते हैं ना, उसको रेगुलेट करने वाला उसी के लेवल का कोई एक पैरेलल में आदमी होना चाहिए। जैसे महामहिम, अगर वो उस टाइप से अंडर द कंट्रोल नहीं रह पाए, तो उसी के पोस्ट का कोई ऐसा लेवल, जैसे प्रधानमंत्री हैं
या गृह मंत्री या रक्षा मंत्री, ये लोग उस पर एक्शन ले लेंगे। भाई आप ये तो क्या करने लगे। और अगर प्रधानमंत्री आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा तो राष्ट्रपति एक्शन ले लेंगे। हालांकि ये चीज आज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, सब एक ही मिल गए हैं, एक ही जैसे हो गए हैं सब, लेकिन मैं आपको बाय नियम बता रहा हूँ कि अगर प्रधानमंत्री आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे राष्ट्रपति उसको रेगुलेट करेगा, राष्ट्रपति रेगुलेट आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे तो प्रधानमंत्री उसको रेगुलेट करेंगे। अरे भाई क्या करो, हम लोग का एक काम थोड़ी है आपस में गद्दारी करना, देश को आगे बढ़ाना हमारा काम है। तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब आपके मन में आ रहा होगा सर आपने नर्वस सिस्टम को हमारे बॉडी का, हमारे फिजियोलॉजी का राष्ट्रपति तो घोषित कर दिया, लेकिन सर प्रधानमंत्री कौन है ये बता दीजिए। तो प्रधानमंत्री है एंडोक्राइन सिस्टम। कौन है? एंडोक्राइन सिस्टम। ये आपकी बॉडी का कौन है? प्रधानमंत्री है। यस, मतलब राष्ट्रपति के बाद अगर कोई दूसरा इंपॉर्टेंट आदमी है भारत का, मतलब किसी भी देश का, तो वो प्रधानमंत्री है। उसको भी देश का लगभग हर कुछ पता है। हाँ हर कुछ पता है। अच्छा आपको एक बात पता होगा, मैं ये नर्वस सिस्टम को ही क्यों बोल रहा हूँ राष्ट्रपति और एंडोक्राइन को ही क्यों बोल रहा हूँ प्रधानमंत्री, आपको मैं बताता हूँ। आपको क्या लगता है पूरे देश में ज्यादातर जो दौरा करते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं या राष्ट्रपति करते हैं? किनको लगता है प्रधानमंत्री करते हैं? उन्हीं के अंडर में आता वही करते हैं, ज्यादातर जगह पर वही जाते हैं। राष्ट्रपति को हाई सिक्योरिटी रहती है और उनको ज्यादातर एक ही जगह रह के कंट्रोल करना होता है। ज्यादातर कंडीशन में उनके लिए यही उनके लिए कंडीशन है। हाँ लेकिन एक बात है, प्रधानमंत्री भी कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे देश से बाहर या देश के अंदर, ये बातें हर एक शेड्यूल का इंफॉर्मेशन राष्ट्रपति ऑफिस जाता है कि आज प्रधानमंत्री कहाँ जाएंगे, किस पर्पज से जाएंगे, क्या करेंगे वहां जाके, कब आएंगे। वो देश का एक पोस्ट है भाई, जनता ने उसको भेजा वहां, और सबसे हेड है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा। अगर प्रधानमंत्री पता चला कि चुपके से रातों रात झोला उठा के भागने वाला है तो राष्ट्रपति को पता तो चल जाएगा, तो राष्ट्रपति उसको तुरंत कंट्रोल करेगा, पकड़ो उसको, पकड़ो कहाँ जा रहा है, उसको सिखाएगा तमीज। और अगर मैंने पहले बोला कि राष्ट्रपति अगर कहीं जाएंगे वो सारा ब्यौरा जाएगा प्रधानमंत्री के घर, मतलब उनके ऑफिस। तो अगर राष्ट्रपति कुछ उटपटांग काम करने वाले हैं तो प्रधानमंत्री उसको कंट्रोल कर लेंगे। आप समझ रहे हैं? आप बातों को गौर कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में भी एक सिस्टम स्टेब्लिश है। हालांकि वो दोनों हेड है और उसमें सुपर हेड राष्ट्रपति हैं, लेकिन सब सुपर हेड प्रधानमंत्री हैं और दोनों का अपना इंपॉर्टेंट रोल है। देश में ज्यादातर दौरा प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इसका मतलब आपके बॉडी में हर एक कोने में जाके हर एक ऑर्गन को रेगुलेट एंडोक्राइन सिस्टम कर रहा है, क्योंकि वही आपके बॉडी में ज्यादातर जगह पहुंच रहा है। लेकिन आपकी पूरी बॉडी पे नर्वस सिस्टम का भी कंट्रोल है। इसका मतलब मैं अब आपको एक पूरा कहानी का एक सार सुनाता हूँ। मतलब आपके बॉडी के पूरे एक्टिविटी को नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलके रेगुलेट करता है, और मकसद यही होता है बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट जिस भी कंडीशन में है उस कंडीशन में उसको मेंटेन करके रखा जाए, मतलब होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जाए। सभी लोगों को समझ में आया थीम क्या है चैप्टर का? इन दोनों चैप्टर का थीम क्या है? नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम मिलके आपकी बॉडी की पूरी एक्टिविटी को अंडर द कंट्रोल रखना चाहता है। जैसे हैं वैसे रहिए, यही सही है, मतलब होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना चाहता है। अब सुनिए, एएपीएमटी 2008 में एक सवाल आया था और मैं इंतजार कर रहा हूं कि ये सवाल फिर से कब आए दोबारा, शायद इस साल आ जाए भगवान करे। वो सिस्टम का क्या नाम है जहां नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलके एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं? मैंने अभी बोला ना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। मैंने कहा ना ये नर्वस सिस्टम है, ये एंडोक्राइन सिस्टम है, ये दोनों मिलके होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं। ये तो समझ में आ गया, ये दोनों मिलके होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं, ये तो समझ में आ गया। मतलब पूरे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करते हैं, समझ में आ गया। लेकिन सर आपने बोला नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है एंडोक्राइन सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करता है नर्वस सिस्टम, ये दोनों आपस में एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं। सर उस सिस्टम का क्या नाम है जहां ये दोनों आपस में एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं? तो उस सिस्टम का नाम है इंटीग्रेटिव सिस्टम। क्या नाम है? कैसे करते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। इंटीग्रेटिव सिस्टम, हाँ
नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन को कंट्रोल करता है, एंडोक्राइन नर्वस को कंट्रोल करता है। ये जो सिस्टम है दोनों का आपस में कंट्रोल, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिव सिस्टम। एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल अभी ज्यादा समझ में नहीं आएगा लेकिन आगे समझ में आ जाएगा। मैं बताऊं एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, ज्यादातर ग्लैंड्स होता है, पढ़ाऊंगा पूरा चैप्टर में। ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं, हार्मोन। ओके, नर्वस सिस्टम किस चीज का बना होता है अभी बताऊंगा, मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। न्यूरॉन का बना होता है, और न्यूरॉन में एक चीज होती है जिसका नाम है माइलिन शीथ। बताऊंगा पूरा, सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी। माइलिन शीथ, अब मैं आपको बताता हूँ। ये एंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड एक भी हार्मोन बिना नर्वस सिस्टम को इंफॉर्मेशन दिए नहीं निकाल सकता है। एंडोक्राइन सिस्टम बिना नर्वस सिस्टम, बोला ना मैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के ऑफिस में लेटर भेजेंगे कि मैं इस डेट में यहां जा रहा हूं, ये मेरा शेड्यूल है, वो परमिट करेंगे तब वो जाएंगे। सीधा बात, दोनों का एक दूसरे में रेगुलेशन है। एंडोक्राइन सिस्टम का एक भी ग्लैंड ऐसा नहीं है जो बिना नर्वस सिस्टम के परमिशन के निकाल देगा हार्मोन। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पेमेंट नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में। तो बताइए क्या ये बात समझ में आ गई कि नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन को कंट्रोल कर रहा है? ये लाइन तो समझ में आ गई इससे कि एंडोक्राइन सिस्टम का हर ग्लैंड हार्मोन तब रिलीज करेगा जब उसको परमिशन मिलेगा, कहां से, नर्वस सिस्टम से। कैसे मिलेगा वो सब कुछ आगे आपको समझ में आएगा, अभी तो बस इंट्रो देखते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम को कैसे कंट्रोल कर रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम के पास एक ग्लैंड है जिसका नाम है थायराइड। क्या नाम है? थायराइड। उससे एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसका नाम है थायरोक्सिन। आगे पढ़ेंगे हम लोग थायरोक्सिन। ये तो न्यूरॉन्स है ना, देखिए नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स का बना होता है, वो जो भी काम करता है न्यूरॉन के माध्यम से करता है। तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में एक पार्ट होता है माइलिन शीथ, और ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन थायरोक्सिन हार्मोन के प्रेजेंस में होता है। तो अगर नर्वस सिस्टम को अपना प्रिपरेशन करना है ऑर्डर देने के लिए, अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करना, अपना फंक्शन करना है, अपना ऑर्डर मेंटेन करना है, तो उसको अपना न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो मेंटेन करना ही पड़ेगा ना, माइलिन शीथ। और वो माइलिन शीथ किसके प्रेजेंस में बनेगा? थायरोक्सिन के प्रेजेंस में। और थायरोक्सिन कहां से आएगा? थायराइड ग्लैंड से। किसका पार्ट है वो? एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। इन दिस वे एंडोक्राइन सिस्टम ऑल्सो रेगुलेट नर्वस सिस्टम। कितनों को समझ में आ गया कि नर्वस एंडो को और एंडो नर्वस को कंट्रोल करता है? दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, दोनों एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं, और इस सिस्टम को कहते हैं इंटीग्रेटिव सिस्टम। जल्दी बोले, कितनों को समझ में आ गया? फिर से शिवानंद समझ में आ रहा है आप जी? किधर गया शिवानंद? शिवानंद का तो माइक अभी भी पता नहीं ठीक हुआ कि नहीं हुआ। शिवानंद, शिवानंद चैट में बोला गया, इधर भी नहीं बोल रहा है, सो गया। हैंड रेस कर रहा है। माइक खराब है क्या शिवानंद? चलिए ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। माइक खराब है तो बोलना चाहिए। प्रेजेंट कहाँ होता है सर? क्या हुआ सर प्रेजेंट कहाँ होता है बॉडी के किस पार्ट में? अरे अभी सब बताएंगे, रुकिए ना, पहले इतना समझ में आया। अभी तो स्टार्ट किए हैं, अभी तो स्टार्ट हुई है, अभी तो कास्टिंग भी नहीं हुआ। टेंशन का ले रहे हैं, सब पढ़ेंगे हम लोग। यहां तक समझ में आया नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम एक दूसरे को रेगुलेट करता है, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटिव सिस्टम। एएफएमटी 2008 में यही सवाल आया था कि नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके मतलब रेगुलेट करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इंटीग्रेटिव सिस्टम। यही ऑप्शन में था, इंटीग्रेटिव सिस्टम। ठीक है, तो अभी तक हमने बस आपके साथ इंट्रोडक्शन शेयर किया है। ठीक है, अब देखिए, अब एनसीईआरटी क्या करती है, आपको ये पूरा जो इंटीग्रेटिव सिस्टम है दो अलग अलग चैप्टर में पढ़ाती है। मैंने पहले ही बोला कि एक चैप्टर क्या है? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या है भाई? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके सर जी। और एक है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है सर जी। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? नर्वस सिस्टम। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, इसी को बोलते हैं नर्वस सिस्टम, इसी को बोलते हैं एंडोक्राइन। पहले पढ़ेंगे नर्वस, तब पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। लेकिन आप एक बात पढ़िए, इन दोनों ही वर्ड में एक सिमिलरिटी दिख रही है, वर्ड कोऑर्डिनेशन। दिख रहा है ना? कोऑर्डिनेशन दिख रहा है।
कोऑर्डिनेशन। अगर मैं इसका हिंदी मतलब बोलूं तो इसका हिंदी मतलब होता है तालमेल। क्या मतलब होता है? तालमेल। आइए पहले इस वर्ड को थोड़ा और इलोबरेट करते हैं, क्योंकि ये वर्ड ना बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर लाइफ हो, हर जगह ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, हर जगह ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लाइफ में कोऑर्डिनेशन नहीं है ना, सच बता रहा हूँ, मतलब आपकी जिंदगी ना झंड है यार। मतलब आप ना, मतलब क्या बताऊं मैं, ये कोऑर्डिनेशन ऐसा चीज है ना जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को मूर्ख साबित कर देता है अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है। और अगर कोऑर्डिनेशन है ना तो अच्छे अच्छे अनपढ़ लोगों को समझदार साबित कर देता है लाइफ। कोऑर्डिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन का मतलब सिंपल मतलब है तालमेल। एक बात समझिएगा, मैं बता रहा हूँ, एक छोटी सी फैमिली है आपकी, 5 मेंबर की फैमिली है, 6 मेंबर की फैमिली है मान लो। अब भाई घर में क्या होना है नहीं होना है, कौन क्या करेगा, इसका तालमेल होना जरूरी है यार। मतलब ऐसे नहीं होता है कि अगर घर में कोई काम है, मान लिया जाए कि घर में मान लो कि फ्रिज में पानी रखने का एक काम है, सपोज दैट, ठीक है, ये काम घर का छोटा बच्चा करेगा, सबसे छोटा जो, लेकिन आप छोटे बच्चे को बोलोगे तब न करेगा जी, वो उसको बताओगे तब ना कि आपका ये काम है, और उसको बताओगे ना ये समय है आपका पानी रखने का, आप इस समय में इतना पानी रख दीजिएगा फ्रिज में भर के, ये आपका काम है, ये काम और कोई नहीं करेगा, आप ही करेंगे। इतना ही बताना काफी नहीं है। सुनिए मैं कैसे रिलेट कर रहा हूँ एग्जाम्पल को। उस घर के छोटे भाई को सबसे छोटी बहन जो भी है उसका काम अगर घर में पानी में फ्रिज में पानी रखना है, तो केवल उसको बताने से काम नहीं चलेगा। ये कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन ये है कि घर के उससे बड़े जितने भी मेंबर हैं उन सबको ये बोल देना है कि पानी रखने का काम छोटू को दे दिया गया है और आप लोग को दूसरा काम दिया जाएगा। दिस इज कोऑर्डिनेशन। कितने लोग समझ पाए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? बहुत डीप बात कर रहा हूं, ये बहुत डीप बात चल रही है कि कोऑर्डिनेशन केवल एक लोगों को जोड़ना नहीं है, सारे मेंबर, फैमिली में जितने मेंबर हैं किसी भी पर्टिकुलर चीजों के लिए सभी को जोड़िए। पहले उनको बोलिए आपका काम पानी रखना है घर में, आप पानी रख देंगे फ्रिज में टाइम पर, और आप लोग पानी रखने में इन्वॉल्व मत होइएगा, नहीं तो उसका काम में डिस्टर्बेंस आएगा, वो अपने हिसाब से रख देगा। चलिए भाई, आप उस छोटे से बड़े हो तो आप सब्जी लाने का काम करोगे, डेली शाम में 4 बजे झोला लेके जाओगे, पैसा लेकर सब्जी। हाँ भाई, आप सबसे बड़े हो, आप बाइक चलाना जानते हो, आप इन दोनों को स्कूल जाने के टाइम में पहुंचा दोगे और लाने के टाइम पे लाओगे भी, और आप अपना भी कॉलेज करोगे सबका। नहीं तो पता चला बच्चा 10 बजा, अब बच्चा पैदल चल गया स्कूल, अब बाइक वाला उसको ढूंढ रहा है, कहाँ भाई बच्चा स्कूल पहुंचाना। ऐसा नहीं होता। अगर आपने घर के सबसे बड़े भाई को बोल दिया कि बच्चा को स्कूल पहुंचाना है, तो उस बच्चे को भी जाके बोलिए कि तुमको नहीं जाना है अकेले स्कूल। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। अब बोलिए समझ में आया कितने लोगों को कोऑर्डिनेशन किसको कहते हैं? और यही नहीं होता लाइफ, यही नहीं होता लाइफ। इसीलिए हर परिवार में कलेश होता रहता है। ये उस पे आरोप लगाएंगे, वो उस पे आरोप लगाएगा, वो उस पे आरोप लगाएगा, यही चलता रहता है परिवार में। अरे हर परिवार में ये आप भी फील करते होगे, हर परिवार कोऑर्डिनेशन की। और जिस घर में कोऑर्डिनेशन है ना, वो घर बड़ा शांति और सुख से चल रहा है। इसलिए आपके साथ क्या हो रहा है इट डजंट मैटर, लेकिन आप जब अपना परिवार स्टेब्लिश कीजिएगा ना, तो आप तो उस अपने परिवार के मुखिया होंगे ना, आप तो उस परिवार के मालिक होंगे ना। आप अपने घर में कुछ स्टेब्लिश करें या ना करें, घर सुंदर बनाए या ना बनाए, घर में कोऑर्डिनेशन जरूर स्टेब्लिश कीजिएगा। जैसे एक सरकारी स्कूल को चलाने के लिए महीने के हर 21 तारीख को मीटिंग होता है ना, ऐसे ही घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर संडे मीटिंग होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि घर भी एक सिस्टम है यार, ऐसा नहीं होता कोई कुछ भी कर लेगा, राह चलते कुछ भी बोल दे कर लेना, वो इमरजेंसी है। घर की नॉर्मल कामों को करने के लिए हर संडे पूरे मेंबर बैठ के मीटिंग करें, बातें करें। हाँ भाई, छोटी का स्कूल फी जमा करना है, ठीक है भाई छोटी तुम परेशान मत हो, हम टीचर से बात कर लेंगे। पैसा किसको जमा करना है उसको भी बोलो, नहीं तो पता चला कि सब परेशान है, एक को काम लेकर सब परेशान है, सब उसी में घुसल है। भाई सबका अपना अपना काम है, सबका अपना अपना स्पेशलाइजेशन है, सबको उसके अकॉर्डिंग काम बताइए और ये इंफॉर्मेशन सभी को बताइए। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। आइए आपके बॉडी में चलते हैं। ठीक है यार, किडनी का काम है ब्लड का फिल्टर करना, तो यार उसको कोई बोलेगा तब ना कि तुम्हारा काम किडनी, तुम्हारा काम ब्लड को फिल्टर करना है। और अगर वो स्लो करने लगा तो इसका मतलब थोड़ी है कि लंग्स को जाके थपड़ा देगा। अरे
थपराने वाला भी घर में एक पर्टिकुलर मेंबर होता है यार। छोटा भाई गलती किया, पता चला कोई भी आके उसको थपरा रहा है, ऐसे थोड़ी चलता है। बड़ा आदमी घर का कुछ शराब पी लिया, पता चला कोई भी छोटा बच्चा उसको जाके थपरा रहा है, तो उसकी वाइफ है उसको समझाएगी उसको, अगर शराब पी लिया है तो। ऐसा थोड़ी होता है, कोऑर्डिनेशन है भाई, कोऑर्डिनेशन में चलिए। अगर किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना, अगर वो तेजी से करने लगा तो भी बोलेगा नर्वस सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम। ऐसा थोड़ी डाइजेस्टिव सिस्टम उसको गलियाने लगेगा। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है फूड का डाइजेशन करना, ठीक है वो कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो नर्वस सिस्टम का काम है देखना रेखना। वो नहीं संभाल पा रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम संभालेगा, दोनों मिलकर संभालेगा। ऐसा थोड़ी है कि डाइजेस्टिव सिस्टम काम ढंग से नहीं कर रहा है, लंग्स जाके थपराने लगा है, काम क्या नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होता यार, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम ने क्या किया, मीटिंग बैठाया और बॉडी के हर एक ऑर्गन को बोला आप सभी को वर्क मेरे कंट्रोल में करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है तो मस्कुलर एक्टिविटी चल रहा है, देखो एकदम शिवानंद बॉडी बना रहा है, एकदम 6 पैक, अतिक 8 पैक बना के बैठा हुआ है, देखो बॉडी बना रहा है, एक्सरसाइज चल रहा है एकदम पूरा तगड़ा। अरे भाई साहब एक्सरसाइज जब चल रहे हैं तो आप करते रहो क्या, मस्कुलर एक्टिविटी, ओके, आप मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करा रहे हो, लेकिन आप गौर करो उस टाइम आपकी मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी बढ़ गई है। जैसे आपने एक्सरसाइज किया, मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ गई, लेकिन आपने नोटिस नहीं किया उस टाइम आपका रेस्पिरेशन भी बढ़ा है, उस टाइम आपका सर्कुलेशन भी बढ़ा है, उस टाइम आपका किडनी का एक्टिविटी भी बढ़ा है। अब आप सोचो, मतलब जब आप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कराने लगे तो ऐसा थोड़े है मसल्स बोलेगा लंग्स को अबे ज्यादा ज्यादा सांस ले, जाके हार्ट को बोलेगा भाई जल्दी जल्दी फ्लो करा ब्लड, किडनी को बोलेगा भाई तो जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने जल्दी जल्दी यहाँ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कराने लगा तो मसल से इंफॉर्मेशन पहले जाएगा नर्वस सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम, और वहां से मैसेज आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, और वहां से एक टाइप का इंफॉर्मेशन आएगा, कुल मिला के ब्लड प्रेशर को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, और ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो O2 का सप्लाई बढ़ेगा, और O2 का सप्लाई बढ़ेगा तो मस्कुलर सिस्टम का काम हो गया, और ब्लड प्रेशर को बढ़ाना सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है। और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है पर मिनट टाइम में ब्लड ज्यादा फ्लो करेगा तो ज्यादा ब्रीदिंग करना पड़ेगा, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है, उसको भी इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा एट द सेम टाइम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको इन्फॉर्मेशन सर्कुलेटरी सिस्टम देगा या मस्कुलर, नहीं, उसको इन्फॉर्मेशन नर्वस सिस्टम देगा या एंडोक्राइन देगा, या दोनों देगा। उसी टाइम अगर बीपी बढ़ गया तो बीपी बढ़ने से किडनी की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, GFR बढ़ जाएगा, बात बताऊंगा मैं आपको किडनी की। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मसल्स का एक्टिविटी बढ़ाया, मसल्स आपका यहाँ का, यहाँ से गलिया रहा है किडनी रहे काम कर, ऐसा थोड़ी होता है यार। ये कौन सी है, गाँव है, गलिया दिए पकड़ के, ऐसा नहीं होता यार। कोऑर्डिनेशन है यहाँ, कोऑर्डिनेशन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कोऑर्डिनेशन क्या है, कितनी बड़ी चीजें हैं। और आप सोचो कि अगर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में कोई गड़बड़ी आ गई, भाई साहब आपके पूरे बॉडी में भूचाल आ जाएगा, पूरा कोऑर्डिनेशन गड़बड़ा जाएगा, और क्या से क्या हो जाएगा आपको नहीं पता। इसलिए कहते हैं हार्मोनल डिसऑर्डर बड़ा खराब चीज है, और नर्वस डिसऑर्डर बड़ा खराब चीज है। बाकी चीज तो ठीक भी हो जाता है यार, झेल भी लेते हैं, वो खराब हुआ ना तो उससे कई सारी एक्टिविटी इफेक्ट हो जाती है, फिर कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है। आप सोचो ना यार, अगर मैंने मसल्स का एक्टिविटी बढ़ाया तो मसल्स की एक्टिविटी बढ़ने से रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब लंग्स, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हार्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब किडनी, सभी का एक्टिविटी बढ़ा है, लेकिन कोऑर्डिनेटेड वे में। इसकी एक्टिविटी बढ़ने से इंफॉर्मेशन गया नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम को, कैसे गया उस सब बात आपको आगे पता चल जाएगा। और इसने इन सब की एक्टिविटी को बढ़ाया। बताइए कोऑर्डिनेशन नहीं है तो क्या है, बताइए कोऑर्डिनेशन नहीं है तो क्या है। पापा ने पैसा कमाया अपने ऑफिस में बैठ के, और छोटी के घर में जाएगा पैसा, वो घर का सबसे बड़ा भाई भेजेगा, वो बाइक चला के जाएगा स्कूल के प्रिंसिपल को पैसा दे के आएगा। ये कोऑर्डिनेशन नहीं है तो क्या है, सोच के देखो। नहीं तो पापा बोलते छोटी के प्रिंसिपल को, हाँ ठीक है मेरे ऑफिस आइएगा, कोनो काम करवा लीजिएगा, पढ़ाइए तब तक बच्ची को। ऐसे चलता है क्या, ऐसे थोड़ी चलता है भाई। ठीक है प्रिंसिपल साहब कोई काम होगा आ जाइएगा मेरे ऑफिस, कर देंगे, पढ़ाइए ना बच्चा, क्या दिक्कत। तब तो प्रिंसिपल कितना बच्चा को पढ़ाएगा इसे। कोऑर्डिनेशन, मार्केटिंग का अपना एक कोऑर्डिनेशन,
कितने लोगों को समझ में आया मैं कोऑर्डिनेशन बैठना भाषण क्यों दे रहा हूँ? कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में भी और बॉडी के लिए भी। रिभा समझ में आ रहा है तो हाथ खड़ा कीजिए। चलिए, तो इस मीटिंग का हमारे पास 1 मिनट बचा है। मैंने कोऑर्डिनेशन पर पूरा भाषण दिया, कुछ नहीं लिखना। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, ले लीजिए। नोट्स में एवरीथिंग लिखा हुआ है, डोंट वरी, ले लीजिए स्क्रीनशॉट लेना है तो। अभी बस मैंने आपको कहानी सुना है, चैप्टर का मैं थीम बांध रहा हूँ, थीम। चलिए, लेना है ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। नेक्स्ट नेक्स्ट। चलिए, अब अगले मीटिंग में मिलते हैं और आपसे बात करते हैं कि आखिर ये नर्वस सिस्टम किस चीज का बना होता है, क्या होता है, कैसे होता है। अगले मीटिंग में बात करते हैं। आइए मिलते हैं अगले मीटिंग।